Hi friends, welcome back to next video. So now we will discuss about जैसे हमने अभी बोर्स मॉडल पढ़ा है तो बोर मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स हैं उन्हें देख लेते हैं और फिर उन्हें एलिमिनेट करने के लिए फर्दर क्या मॉडल्स आए या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उन्हें देखते हैं। तो पहले देखेंगे ड्रॉबैक्स। तो इसमें एक ड्रॉबैक तो ये था कि जैसे किसी एटम से स्पेक्ट्रल लाइन इंसिडेंट कर रही है तो इट डिवाइड इनटू या कह सकते हैं इट स्प्लिट इनटू ग्रुप्स ऑफ लाइंस। तो बोर मॉडल ये नहीं बता पाया था कि व्हाई इज देयर अकरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ ग्रुप ऑफ लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला ड्रॉबैक तो यही है कि जैसे आप स्पेक्ट्रल लाइन को इंसिडेंट करवा रहे हैं किसी एटम पे, क्यों वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो रही है। इफ दिस स्प्लिटिंग इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट, और अगर इस स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो रही है सो इट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि बोहर्स मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। एंड सेकंड पॉइंट वाज, जैसे हम देखते हैं कहीं भी एटम इंडिविजुअली तो नहीं पाया जाता ना, जैसे इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स के फॉर्म पे होता है और उनके अंदर एटम्स रहते हैं। तो बोहर मॉडल ये भी नहीं समझा पाया था कि हाउ देयर इज अकरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एटम। तो ये इसके दो मेजर ड्रॉबैक्स थे। तो ये जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े ना, जे थॉमसन हो गया, उसके बाद रदरफोर्ड पढ़ा, बोहर मॉडल पढ़ा, ये सारे मॉडल्स इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल बिहेवियर को लेकर थे। मींस इन सारे मॉडल्स में इलेक्ट्रॉन को एज पार्टिकल डील किया गया था, उनको एज पार्टिकल कंसीडर किया गया था। तो इन सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए फिर क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को यूज किया गया। तो देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच में किस तरीके से एटम को समझाया गया है, इलेक्ट्रॉन को समझाया गया है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर एटम, ठीक हो गया। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला तो है आपका डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डुअल बिहेवियर में बेसिकली वो आएगा, डुअल बिहेवियर में ही आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड नेक्स्ट आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखते हैं क्या था ये। अब जैसे जब इलेक्ट्रॉन की बात हुई उससे कई टाइम पहले ही पता चल चुका था कि जैसे लाइट आपका डुअल बिहेवियर शो करती है। जैसे बोला गया था कि लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। प्लैंक की जो इक्वेशन है E=h²। तो देखिए समझते हैं डी ब्रॉगली ने क्या कहा था। डी ब्रॉगली ने कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था। डी ब्रॉगली का ये कहना था कि जिस तरीके से लाइट डुअल बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ऑन द सेम वे इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो शो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो इन्होंने जो लाइट के लिए इक्वेशन यूज की गई थी उसी को यूज किया। देखते हैं एक्चुअली ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था डी ब्रॉगली के पास। ही जस्ट प्रपोज्ड इट।
he used the equation E equal to mc square. It is a well known Einstein's energy mass equation. And Planck की जो इक्वेशन है E equal to h nu equal to h c upon lambda. Now both are energies. इसको सीधे ही लिख देता हूँ, h upon lambda. From here lambda is used for wavelength, h upon m c. This c is the velocity of light. c है जो वो velocity of light है, लेकिन अगर आप पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उस केस में we can replace this c by v. तो ये इक्वेशन बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी एंड p इक्वल टू एम वी. एम वी क्या है? वेलोसिटी और मास का जो ये मल्टीप्लिकेशन है. इट इज इक्वल टू मोमेंटम. सो वी कैन राइट हियर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. तो ये आपका लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, इसी को डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है. ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है. कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, वंस अगेन आई एम सेइंग, लेकिन फ्यूचर में फर्दर जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो डेविसन और जर्मर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था. तो उन्होंने ये देखा था इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी. जो भी वेव्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर शोइंग डिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑल्सो, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव. यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है. दैट्स व्हाई इट इज शोइंग डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑल्सो, या जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो भी तभी देखने को मिल रहा है. सो यहाँ से डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से फर्दर फिर प्रूफ हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट बोथ द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. लेकिन ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, या जो फर्दर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, दीज आर एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, या आप कहें कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल थी. लेकिन अगर आपका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वहां पे इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं किया जा सकता है. ऑन द सेम वे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आया था. हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये कहा था कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, अगेन स्मॉल पार्टिकल्स की बात हो रही है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी, आप इसको p भी लिख सकते हैं, मोमेंटम, अगेन p इक्वल टू एम वी. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का, मूविंग होना चाहिए पार्टिकल का, पोजीशन और वेलोसिटी आप एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते. किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका पोजीशन एंड वेलोसिटी कांट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली. इसको आप ब्रेक कर सकते हो, डेल्टा एक्स टू डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. तो अगर आप मोमेंटम को डिवाइड किया तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया. तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच में ये आ रहा है, जहां पे ये भी मान लिया गया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करता है. इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ था. समझ आया होगा आई होप. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.